हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2005 में आई एक अमेजिंग फिल्म फैंटास्टिक फोर के बारे में, जिसमें एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यह मूवी मार्वल कॉमिक्स की एक फेमस सुपर हीरो टीम पर बेस्ड है, जिसे स्टैन ली और जैक कर्बी ने क्रिएट किया था। फिल्म को डायरेक्ट किया है टिम स्टोरी ने और इसकी स्टोरी लिखी है मार्क फ्रॉस्ट और माइकल फ्रांस ने। मूवी में यूएन ग्रुफूड, जेसिका अल्बा, क्रिस एवंस, माइकल चिकलिस, जूलियन मैकमेहन और कैरी वॉशिंगटन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स नजर आते हैं। मूवी की स्टोरी 4 लोगों के अराउंड घूमती है जो एक स्पेस मिशन पर जाते हैं। वहां जाकर वे पावरफुल कॉस्मिक रेज के कांटेक्ट में आ जाते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अर्थ पर वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर कुछ यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आ चुकी हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन पावर्स को समझना और उन्हें सही तरीके से कंट्रोल करना। इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। चाहे आपने यह मूवी देखी हो या नहीं, आपको इसकी पूरी जर्नी, ट्विस्ट्स और एक्शन सीन्स का पूरा मजा मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग राइड के लिए, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे बीच में स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है रीड रिचर्ड्स से, जो एक बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके साथ उनके करीबी दोस्त और सहयोगी बेन ग्रिम भी हैं। दोनों को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े निवेशक की जरूरत होती है, इसलिए वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक से मदद लेने का फैसला करते हैं। रीड अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि वह यह साबित करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास एक शक्तिशाली कॉस्मिक तूफान के कारण हुआ था, जो सोलर विंड्स के साथ आया था। उनका मानना है कि इस तूफान ने डीएनए में बदलाव किए, जिससे जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव हुआ। इसी दौरान पता चलता है कि ऐसा ही एक और कॉस्मिक तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। रीड को लगता है कि यह मौका उनके सिद्धांत को साबित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वे इस घटना का अध्ययन अंतरिक्ष में जाकर कर सकें, तो यह जेनेटिक्स और मेडिकल साइंस में नई क्रांति ला सकता है। इस तरह वे इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी करते हैं, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जिस व्यक्ति के सामने यह पूरा प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसका नाम है विक्टर वॉन डून। वह इतना सक्षम है कि इस रिसर्च को फंड भी कर सकता है और रीड को अपने हाईटेक स्पेस स्टेशन तक पहुंच भी दे सकता है। उस स्टेशन में एक एडवांस्ड शील्ड लगी हुई है, जो कॉस्मिक तूफान के प्रभाव से अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित रख सकती है। हालांकि विक्टर की दिलचस्पी विज्ञान से ज्यादा इस बात में है कि इस रिसर्च से उसके बिजनेस को कितना फायदा होगा। इसी वजह से वह अपनी कंपनी की जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड सू स्टॉर्म को भी इस मीटिंग में बुलाता है। एक दिलचस्प नोट ये है कि सू पहले रीड के साथ रिश्ते में रह चुकी है। विक्टर इस प्रोजेक्ट के बदले एक शर्त रखता है, रिसर्च से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स और पेटेंट का 75% हिस्सा उसे मिलेगा। मजबूरी में रीड इस डील को मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसके बाद सू रीड और बेन को आगे की प्रक्रिया समझाते हुए लिफ्ट तक लेकर जाती है और बताती है कि इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होगी। वह बेन को पायलट के रूप में शामिल होने की अनुमति दे देती है, जबकि असली पायलट पहले से तय होता है, विक्टर की कंपनी का कर्मचारी और सू का भाई जॉनी स्टॉर्म। करीब 6 हफ्ते बाद लॉन्च का दिन आ जाता है। टीम पूरी तरह तैयार होती है और एक स्पेस शटल के जरिए विक्टर के स्पेस स्टेशन तक पहुंचती है। वे कॉस्मिक तूफान के आने से लगभग 9 घंटे पहले वहां डॉक कर लेते हैं और इस मिशन का नेतृत्व विक्टर ही कर रहा होता है। 5 लोग स्टेशन के उस मुख्य हिस्से में प्रवेश करते हैं, जो पूरी तरह से शील्ड से सुरक्षित होता है। यही वह जगह है जहां से वे तूफान का अध्ययन करने वाले होते हैं। प्लान के अनुसार बेन को पृथ्वी से लाए गए सैंपल्स को स्टेशन के बाहर ले जाकर सीधे कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में लाना होता है। जॉनी बेन को स्पेस सूट पहनने में मदद करता है ताकि वह बाहर जाकर अपना काम कर सके। इसी दौरान वह बेन से पूछता है कि क्या रीड फिर से सू के करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने रीड को सू की तरफ ध्यान देते हुए देखा था। बेन इस बात को इतना गंभीर नहीं लेता और उसे लगता है कि शायद सू के मन में भी अभी कुछ भावनाएं बाकी हों। लेकिन जॉनी इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि उसकी बहन अब विक्टर के साथ है। इतना कहकर वह स्पेसवॉक के लिए एयरलॉक सिस्टम को तैयार कर देता है। दूसरी तरफ विक्टर और सू मुख्य मॉड्यूल में मौजूद होते हैं और अपने निजी भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। विक्टर सू को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहा होता है और उसे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर से आगे देखता है। उधर रीड मिशन के डेटा पर नजर रख रहा होता है, तभी अचानक एक अलार्म बज उठता है। उसे पता चलता है कि कॉस्मिक तूफान उम्मीद से करीब 6 घंटे पहले ही पहुंचने वाला है। अब हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। उनके पास बहुत कम समय बचा होता है। बेन को सुरक्षित अंदर लाना और शील्ड को एक्टिव करना जरूरी हो जाता है। इसी बीच जब विक्टर
सू को अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है। रीड तेजी से अंदर आता है और सभी को खतरे के बारे में चेतावनी देता है। वह विक्टर से मिशन को तुरंत रोकने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उसे भरोसा होता है कि शील्ड उन्हें बचा लेगी। वह रीड को आदेश देता है कि बेन को जल्दी से वापस अंदर ले आए। रीड तुरंत बेन और जॉनी के पास पहुंचता है और स्थिति समझाता है। बेन घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह समय पर वापस नहीं आ पाएगा। तब जॉनी उसे सुझाव देता है कि वह सीधे एयरलॉक की तरफ छलांग लगाए। यही सबसे तेज तरीका है। जैसे ही बेन छलांग लगाता है, उसी समय विक्टर शील्ड को एक्टिव करना शुरू कर देता है। सू इस फैसले से नाराज हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि बाकी लोग अभी भी खतरे में हैं। वह तुरंत उनकी मदद के लिए बाहर की ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉस्मिक तूफान स्टेशन से टकरा जाता है। सबसे पहले बेन इसकी चपेट में आता है, लेकिन कुछ ही पलों में बाकी सभी भी इसकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि विक्टर भी इससे बच नहीं पाता। कुछ समय बाद बेन होश में आता है और खुद को पृथ्वी पर विक्टर की एक सुविधा में पाता है। वहाँ उसे बाकी टीम के साथ क्वारंटाइन में रखा गया होता है। दूसरी तरफ विक्टर जल्दी ही अपने काम में वापस लग जाता है। स्पेस स्टेशन पर हुए नुकसान की वजह से उसकी कंपनी को भारी झटका लगा होता है और उसके शेयर गिर चुके होते हैं। उसे अपने निवेशकों से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां वह उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह हालात को संभाल लेगा। लेकिन उसके पार्टनर्स उसे सिर्फ एक हफ्ते का समय देते हैं। अगर वह स्थिति नहीं सुधार पाया तो वे कंपनी से अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। वापस फैसिलिटी में आते ही जॉनी बेचैन महसूस करने लगता है। ज्यादा देर बंद रहना उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वह नियम तोड़कर चुपचाप बाहर निकल जाता है और पास के पहाड़ी इलाके में स्नोबोर्डिंग करने पहुंच जाता है। वहां एडवेंचर के दौरान अचानक उसके शरीर में तेज ऊर्जा दौड़ती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। उसके कपड़े जलने लगते हैं और कुछ ही पलों के लिए वह हवा में उड़ने भी लगता है। फिर वह जोर से बर्फ पर गिरता है, जिससे आसपास बर्फ पिघलकर पानी का एक छोटा गड्ढा बन जाता है। उधर बेन एक प्लान बनाता है ताकि रीड और सू को कुछ समय साथ मिल सके। वह कैफेटेरिया में उनके लिए एक मुलाकात का इंतजाम करता है और थोड़ी देर उनके साथ बैठता भी है ताकि सू को कोई शक न हो। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और रीड और सू को अकेला छोड़ देता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान सू के साथ एक अजीब घटना होती है। वह धीरे धीरे नजर से गायब होने लगती है। इस अप्रत्याशित बदलाव से घबराकर वह टेबल पर रखी वाइन की बोतल को गिरा देती है। तभी रीड बिना सोचे अपनी बाह को असामान्य तरीके से खींचकर दूर रखी बोतल को पकड़ लेता है। इसी बीच जॉनी भागता हुआ वहां पहुंचता है और बेहद उत्साह में उन्हें अपनी नई शक्ति के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ विक्टर सू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसी समय उसके शरीर में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ अलग हो रहा है, जैसे उसे कोई नई ताकत मिल रही हो। रीड, सू और जॉनी फिर बेन की हालत जानने के लिए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। रास्ते में वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। सू को यकीन होता है कि यह सब कॉस्मिक तूफान के कारण उनके शरीर में हुए बदलाव हैं, जबकि जॉनी अपनी नई शक्तियों को लेकर ज्यादा उत्साहित होता है। जब जॉनी अपनी आंख से जुड़ी ताकत दिखाता है तो रीड भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनके डीएनए में गहरा बदलाव आ चुका है। उधर बेन की स्थिति लगातार बिगड़ रही होती है और उसका शरीर धीरे धीरे एक अलग रूप लेने लगता है। जब बाकी लोग उसके कमरे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। सू का पासकोड काम नहीं करता। तब रीड अपनी लंबी होती बांग को दरवाजे के नीचे से अंदर डालकर लॉक खोल देता है। दरवाजा खुलते ही जॉनी उसकी इस अजीब शक्ति को देखकर असहज हो जाता है, लेकिन अंदर जाकर वे देखते हैं कि बेन वहाँ नहीं है, वह फैसिलिटी से निकल चुका होता है। तभी विक्टर भी वहाँ पहुँचता है और कमरे की हालत देखकर सवाल करता है। रीड उसे बताता है कि यह सब बेन की वजह से हुआ है, क्योंकि कॉस्मिक घटना ने उसके शरीर में गंभीर बदलाव कर दिए हैं। सू समझाती है कि उन सभी पर इसका असर अलग अलग तरीके से हुआ है। यह सुनकर विक्टर को भी समझ आने लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वह उसी का नतीजा है। विक्टर तुरंत आदेश देता है कि बेन को ढूंढा जाए और खुद वहाँ से निकल जाता है। जॉनी रीड से पूछता है कि बेन कहाँ जा सकता है। रीड को अंदाजा होता है कि वह शायद अपने घर अपनी पत्नी डेबी के पास जाएगा। सच में बेन शहर लौट चुका होता है। वह अपने घर के पास एक पुराने पेफोन से अपनी पत्नी को कॉल करता है। डेबी उसके कहने पर बाहर आती है, लेकिन बेन उसे पास आने से रोकता है। जैसे ही बेन अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आता है, डेबी उसका बदला हुआ रूप देखकर डर जाती है। वह घबरा कर चीखती है और तुरंत अपने घर की ओर भाग जाती है, जबकि बेन वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका। अगले दिन रीड और उसकी टीम शहर में डेबी से मिलने पहुंचती है, जिसने उन्हें बताया था कि बेन पिछली रात उससे मिलने आया था। उसी समय बेन एक बड़े पुल के ऊपर अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो देखने में बिजनेसमैन लगता है और निराश होकर पुल से कूदने का मन बना चुका होता है।
बेन तुरंत समझ जाता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वह उस आदमी से बात करने लगता है और उसे ऐसा कदम उठाने से रोकने की कोशिश करता है। अपनी अलग शक्ल और भारी आवाज से वह उसे इतना डरा देता है कि वह आदमी गलत दिशा में कदम बढ़ा देता है और पुल से नीचे सड़क की तरफ गिर जाता है। नीचे तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही होती है। बेन बिना देर किए उसके पीछे कूद पड़ता है। तभी एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ बढ़ता हुआ आता है। कोई और रास्ता न देखकर बेन खुद को आगे करके ट्रक को रोकने की कोशिश करता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उसे टक्कर देकर रोक देता है। इस हादसे की वजह से पीछे की गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है और पुल पर ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता है। संयोग से रीड, सू और जॉनी भी पास ही होते हैं, इसलिए वे तुरंत टैक्सी से उतरकर हालात देखने लगते हैं। उधर बेन समझ नहीं पा रहा होता कि उस डरे हुए आदमी और आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को कैसे संभाले। तभी उसकी नजर ट्रक ड्राइवर पर पड़ती है, जो अंदर फंसा हुआ होता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। वे रीड और उसकी टीम को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। बेन ट्रक का दरवाजा जोर लगाकर तोड़ता है और ड्राइवर को सीट समेत बाहर निकाल लेता है, लेकिन पुलिस उसे खतरनाक समझती है और एक अधिकारी उसे आदेश देता है कि वह पीछे हट जाए। तभी अचानक एक बिजली की लाइन टूटकर नीचे गिरती है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर बेन वहाँ से हटने की कोशिश करता है, जबकि पुलिस उस पर गोली चलाने लगती है। इसी बीच सू अपनी अदृश्य होने की ताकत का इस्तेमाल करती है और रीड व जॉनी को साथ लेकर पुलिस के बैरिकेड पार कर जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सू एक कार के ऊपर चढ़कर बेन को देख लेती है। इधर बिजली की चिंगारियों से आग भड़क उठती है। जॉनी देखता है कि एक लड़की कारों के बीच फंसी हुई है और पास में गैस टैंक है, जो किसी भी पल फट सकता है। वह बिना सोचे दौड़ता है और अपनी आग से जुड़ी ताकत का इस्तेमाल करके उस लड़की को बचा लेता है। इसी दौरान जोरदार धमाका होता है, जिससे कई गाड़ियां उछलकर सामने आ रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा जाती हैं। वह गाड़ी संतुलन खोकर पुल से नीचे की ओर लटक जाती है। स्थिति और खतरनाक होती जा रही होती है, इसलिए सू अपनी एक और क्षमता का उपयोग करती है और आग को फैलने से रोक देती है। फायर ट्रक से एक फायरमैन नीचे गिर जाता है और नदी के ऊपर लटककर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ट्रक और नीचे झुकने लगता है। तभी बेन आगे बढ़कर ट्रक को पकड़ लेता है और उसे गिरने से रोकता है। एक और फायरमैन फिसलकर नीचे जाने लगता है। तभी रीड अपनी लचीली शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। आखिरकार बेन पूरी ताकत लगाकर ट्रक को वापस पुल पर खींच लाता है और सभी फायरमैन सुरक्षित बच जाते हैं। इसके बाद पुलिस बेन को घेर लेती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद भीड़ जोर जोर से उनका समर्थन करने लगती है। यह देखकर पुलिस भी अपने हथियार नीचे कर देती है और माहौल बदल जाता है। उसी समय डेबी वहाँ पहुँचती है। बेन उसे देखकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन डेबी घबरा जाती है। वह अपनी सगाई की अंगूठी उतार देती है और उससे दूर चली जाती है। रीड बेन की मदद करता है और जमीन पर गिरी अंगूठी उठाकर उसे देता है। वह उससे वादा करता है कि वह उससे पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। बाद में जब पैरामेडिक्स उनकी जांच कर रहे होते हैं, एक पुलिस अधिकारी उन्हें खबर दिखाता है। अब मीडिया उन्हें फैंटास्टिक फोर के नाम से बुला रही होती है। विक्टर भी यह खबर देखता है और टीम का इंटरव्यू सुनता है, लेकिन वह इससे खुश नहीं होता। उसके बिजनेस पार्टनर भी नाराज हो जाते हैं और बिना कुछ कहे कंपनी छोड़ देते हैं। जब पुलिस टीम को रीड की बिल्डिंग तक लेकर जाती है, तो उनके पीछे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। घर पहुंचने के बाद रीड सू और जॉनी से कहता है कि फिलहाल उन्हें यहीं रहना होगा, जब तक वह यह समझ न ले कि उनके शरीर में क्या बदलाव आए हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अपने कमरे में अकेली बैठी सू पुराने पलों को याद करती है और एक फोटो एल्बम देखती है। तभी विक्टर वहाँ आ जाता है। सू उससे संपर्क न करने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह यहीं रहने वाली है। विक्टर चाहता है कि उसके डॉक्टर सू की जांच करें, लेकिन तभी रीड भी वहां आ जाता है और बताता है कि अभी तक वह उनके डीएनए में हुए बदलावों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। विक्टर मदद की पेशकश करता है और कहता है कि वे सब एक ही स्थिति में हैं। जाते जाते रीड मिशन की नाकामी के लिए माफी मांगता है, लेकिन विक्टर उसे ही जिम्मेदार ठहराता है। वह इस पूरी घटना के नतीजों से गुस्से में होता है। रीड मानता है कि गलती दोनों की थी, क्योंकि जब विक्टर से मिशन रोकने को कहा गया था, तब उसने मना कर दिया था। यह सुनकर विक्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह रीड को चेतावनी देता है कि जो कुछ भी गलत हुआ है उसे जल्दी ठीक करे। उसके गुस्से का असर आसपास की बिजली पर भी पड़ने लगता है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। बातचीत के दौरान बेन भी वहां आ जाता है और माहौल को शांत करने की कोशिश करता है, ताकि बहस ज्यादा न बढ़े और आखिरकार विक्टर वहां से निकल जाता है। लिफ्ट में जाते हुए विक्टर गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में भी कुछ असामान्य बदलाव हो रहे हैं। इसके बाद रीड और सू जॉनी और बेन पर कई तरह के टेस्ट करना शुरू करते हैं, ताकि ये समझ सके कि इन बदलावों की असली वजह क्या है। जांच में उन्हें पता चलता है कि बेन का शरीर पूरी तरह से कठोर और पत्थर जैसा हो चुका है। वहीं सू की अदृश्य होने की क्षमता दरअसल रोशनी को मोड़ने की वजह से काम कर रही है। जॉनी की जांच करने पर यह सामने आता है कि वह अपने शरीर का तापमान बेहद ऊंचा कर सकता है, लगभग सूरज जितना या उससे भी ज्यादा।
रीड और सू उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अपनी इस ताकत को कंट्रोल नहीं किया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। रीड की मदद से सू अपनी अदृश्य होने की शक्ति को कुछ हद तक संभालना सीख जाती है, लेकिन उसकी दूसरी क्षमता अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आती। उधर विक्टर अपने डॉक्टर से मिल रहा होता है, जो उसे बताता है कि उसका शरीर धीरे धीरे एक खास तरह की धातु में बदल रहा है, ऐसी धातु जो टाइटेनियम से भी ज्यादा मजबूत और हीरे से भी कठोर है। डॉक्टर का अंदाजा होता है कि यह प्रक्रिया 2 से 3 हफ्तों में पूरी हो जाएगी, लेकिन वह इसकी सही वजह नहीं समझ पाता। डॉक्टर को शक होता है कि यह कोई संक्रामक समस्या हो सकती है और वह इसे संबंधित संस्थाओं को बताने की बात करता है, लेकिन विक्टर ऐसा होने नहीं देता और उसे वहीं खत्म कर देता है। इसी बीच रीड अपनी लैब में लगातार काम कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उनके सूट भी उनके शरीर की तरह बदल चुके हैं। वे अब उनकी शक्तियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, जैसे फैलना, गायब होना या आग से सुरक्षित रहना। बेन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे किसी पुराने म्यूजिक बैंड जैसे लग रहे हैं। वहीं सू जॉनी को समझाती है कि वह अपनी ताकतों का इस्तेमाल लोगों के सामने न करे, क्योंकि इससे खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन उनकी बढ़ती पहचान की वजह से लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। एक दिन कुछ लोग सू को घेर लेते हैं, तो वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। वापस आने के बाद वह बाकी लोगों से कहती है कि अब उनके लिए खुलेआम बाहर जाना आसान नहीं रहा। रीड को इस बात की चिंता होती है कि उनकी शक्तियाँ अभी भी बदल रही हैं। इस पर जॉनी आत्मविश्वास से कहता है कि वह जल्द ही उड़ना भी सीख जाएगा। तभी बेन रीड से पूछता है कि क्या वह उन्हें फिर से सामान्य बना सकता है। रीड बताता है कि एक संभावना है। वह एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है जो उस कॉस्मिक तूफान को दोबारा पैदा कर सके और उसके प्रभाव को उल्टा कर सके। हालांकि इसमें बड़ा जोखिम है। यह या तो उन्हें पहले जैसा बना सकता है, या उनकी शक्तियों को और बढ़ा सकता है, या फिर उनकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। जब रीड इस मशीन पर काम कर रहा होता है, तब टीम के सभी सदस्य धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों और इस बदली हुई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। उधर विक्टर के अंदर भी बदलाव तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अपनी कंपनी खोने और मीडिया की आलोचना से वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि वह सिर्फ धातु में नहीं बदल रहा, बल्कि बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। एक सीन में वह अपने एक बिजनेस पार्टनर का सामना करता है और अपनी इसी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। इसी दौरान रीड दूसरे वैज्ञानिकों की मदद से अपनी मशीन को पूरा करने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जॉनी इस बंद माहौल से परेशान हो चुका होता है, इसलिए वह अपार्टमेंट छोड़कर बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि एक ही जगह पर कैद रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जॉनी बाहर निकलकर एक बेहद खतरनाक स्टंट करता है, जिसे लाइव टेलीविजन पर दिखाया जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर बाकी टीम तुरंत वहां पहुंचती है और उससे सवाल करती है कि वह ऐसा इरेस्पॉन्सिबल काम क्यों कर रहा है। रीड और सू उसे समझाते हैं कि यह बचकानी हरकत है, जबकि बेन तो गुस्से में उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। सू किसी तरह दोनों को शांत करती है। जॉनी खुलकर कहता है कि उसे अपने नए रूप से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह इसे अपनाना चाहता है। उसका मानना है कि उन्हें ये शक्तियाँ किसी खास वजह से मिली हैं और शायद उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी दौरान विक्टर चुपचाप अपनी योजना पर काम कर रहा होता है। उसका असली निशाना रीड होता है और वह एक एक करके टीम को कमजोर करने की तैयारी करता है। सबसे पहले वह बेन को अपने जाल में फंसाने का फैसला करता है। विक्टर बेन को ढूंढता है और उससे सहानुभूति जताते हुए बात करता है। वह चालाकी से बेन के मन में रीड और बाकी टीम के खिलाफ शक और गुस्सा भर देता है। जब बेन वापस लैब में रीड और सू को देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह रीड पर आरोप लगाता है कि वह उसे ठीक करने के लिए गंभीरता से काम नहीं कर रहा। रीड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मशीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और थोड़ा समय देना जरूरी है, लेकिन बेन कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में आकर वह रीड पर हमला कर देता है। दोनों के बीच टकराव होता है, लेकिन रीड किसी तरह उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है और टीम से दूरी बना लेता है। उधर जॉनी और सू के बीच भी मतभेद बढ़ जाते हैं और रीड अकेले ही मशीन का परीक्षण करने का फैसला करता है। सू को अंदाजा हो जाता है और वह जल्दी से लैब पहुंचती है, लेकिन तब तक रीड अपनी शक्तियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चुका होता है, जिससे स्थिति खतरनाक हो जाती है। विक्टर पूरी घटना पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही रीड और सू वहाँ से हटते हैं, वह बेन को लैब में बुलाता है। वह बेन को विश्वास दिलाता है कि जहाँ रीड मशीन को सही स्तर तक नहीं पहुँचा पा रहा, वहीं वह खुद ऐसा कर सकता है। कमजोर और परेशान बेन उसकी बातों में आ जाता है और मशीन में प्रवेश कर जाता है। विक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मशीन को चालू करता है और बेन को फिर से उसके पुराने मानव रूप में बदल देता है। मशीन से बाहर निकलकर बेन खुश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सब विक्टर की सोची समझी योजना थी। विक्टर अपने इरादे साफ करता है और बेन को बेहोश कर देता है। उसी समय रीड वहाँ पहुँचता है, लेकिन विक्टर उसे अपनी शक्ति से बाहर फेंक देता है। वह रीड के शरीर का तापमान इतना बढ़ा देता है कि वह अपनी ताकतों पर नियंत्रण खो देता है और नीचे गिर जाता है।
विक्टर उसे उठाकर अपने दफ्तर में ले जाता है और पहली बार अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क पहनता है। इधर सू और जॉनी को बेन मिल जाता है जो उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। वे समझ जाते हैं कि विक्टर ने रीड को पकड़ लिया है। विक्टर रीड को ठंडा करके उसे यातना देता है और बाकी टीम को खत्म करने के लिए उसकी लैब पर एक मिसाइल दाग देता है। सू और जॉनी मिसाइल को देख लेते हैं। जॉनी तुरंत नीचे कूदता है और समझ जाता है कि यह गर्मी को पहचानकर पीछा करने वाली मिसाइल है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पहली बार ठीक से उड़ पाता है और मिसाइल को अपने पीछे लगाकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर देता है। इस दौरान सू रीड को बचाने के लिए निकलती है, जबकि बेन फिर से अपनी पुरानी ताकत पाने के लिए मशीन में जाता है ताकि वह लड़ाई में मदद कर सके। सू अदृश्य होकर रीड को फ्री कर देती है, लेकिन तभी विक्टर वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच बहस होती है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। सू उस पर हमला करती है, लेकिन विक्टर भी पलटवार करता है और उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तभी अचानक बेन पूरी ताकत से दीवार तोड़कर अंदर आता है और विक्टर पर हमला कर देता है। वे रीड को छुड़ा लेते हैं, लेकिन विक्टर फिर बेन को निशाना बनाता है और उसे बाहर फेंक देता है। नीचे गिरते ही बेन के आसपास पुलिस और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस विक्टर को असली खतरा मानकर उस पर गोलियां चलाती है। जैसे ही विक्टर पलटवार करने वाला होता है, बेन उस पर एक कार फेंकता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। लड़ाई जारी रहती है और विक्टर आखिरकार बेन को गिरा देता है। तभी रीड, सू और जॉनी वहाँ पहुँच जाते हैं और मिलकर बेन को बचाते हैं। विक्टर अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर उन सब पर हमला करता है और कुछ समय के लिए वह उन पर भारी पड़ता है। रीड किसी तरह उसे पकड़कर रोकता है और जॉनी को एक योजना बताता है। उसे अपनी ताकत की सीमा तक जाकर विक्टर पर हमला करना होगा। बेन रीड को हटाता है, जॉनी आग की तीव्र लपटें पैदा करता है और सू अपनी शक्ति से उस आग को एक जगह पर सीमित रखती है। जब विक्टर का धातु जैसा शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता है, तब बेन उस पर जोर से पानी डाल देता है, जिससे हालात पूरी तरह बदलने वाले होते हैं। जब विक्टर का धातु जैसा शरीर आग की वजह से बेहद गर्म हो जाता है, तब बेन सही समय पर उस पर पानी डाल देता है। अचानक तापमान गिरने से उसका शरीर सख्त होकर जाम हो जाता है, क्योंकि धातु तेजी से ठंडी होने पर कठोर हो जाती है। इस तरह टीम मिलकर विक्टर को पूरी तरह काबू में कर लेती है। जिस दुश्मन को उन्होंने अनजाने में पैदा किया था, आखिरकार उसी को हराकर वे एक सच्ची सुपर हीरो टीम के रूप में उभरते हैं। आसपास खड़े लोग उनकी बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। इसके बाद माहौल हल्का हो जाता है और सभी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक नाव पर इकट्ठा होते हैं। बेन भी वहाँ होता है और अब वह अकेला नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई खास आ चुका है। वहीं रीड और सू अपने रिश्ते को एक नया नाम देते हैं और सगाई कर लेते हैं। दूसरी तरफ जॉनी हमेशा की तरह मजाक और मस्ती में लगा रहता है, जिससे माहौल और भी हल्का बना रहता है। कहानी के आखिरी हिस्से में यह दिखाया जाता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है। हालांकि वह पूरी तरह से निष्क्रिय हालत में होता है, लेकिन उसे उसके देश लाटवेरिया वापस भेजा जा रहा होता है, यह संकेत देते हुए कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। सो गाइस, अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फैंटास्टिक 4 लिखना बिल्कुल न भूलें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।